हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों का बिहार एग्जाम्स वाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आशा कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, हर हर महादेव। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए एक और बड़ी ही शानदार वन शूट वीडियो लेकर के आए हैं। बड़ा ही शानदार टॉपिक है और एग्जाम में आपके आता है। सबसे बड़ा फैक्ट ये है, मैं आपको पढ़ाऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड, जहां से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, बनते हैं, उन पर हम काम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे साथियों, वो है भारतीय संविधान के स्रोत, जिसे हम और आप कहते हैं सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए आज का मोटिवेशन तो बनता ही बनता है। कहते नहीं है, तुम चलने का हौसला तो करो, तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। तो अगर आप चलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती, आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को याद रखिए। क्लियर? चलिए आ जाइए। अब हम बात करेंगे आज भारतीय संविधान के स्रोतों के ऊपर, या ऐसे कह लीजिए सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि जब हमने अपने देश का संविधान बनाया तो किसने बनाया? संविधान सभा ने। तो ऑब्वियस सी बात है, संविधान सभा ने जब संविधान को बनाया था तो बहुत कुछ सोचा होगा, बहुत कुछ जांचा होगा। संविधान सभा ने संविधान को बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए, मेरे प्यारे दोस्त, तैयार करने के लिए लगभग कहते हैं 13 समितियां बनाई, 13 कमेटीज का गठन किया, 13 कमेटीज बनाई। और इन समितियों के द्वारा भारतीय संविधान में कुछ ना कुछ रखा गया, कुछ ना कुछ सहयोग किया गया, जिनमें से सबसे मेन समिति हुआ करती थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे हम और आप ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे हम और आप प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं, या इसी को हम और आप मसौदा समिति के नाम से जानते हैं। अब अगर बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो संविधान सभा ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए इतने सारे काम तो किए, और ये वही समिति है जिसके अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। अच्छा, अब बात ये आती है, समिति ने संविधान को बनाने के लिए लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। संविधान सभा के जो संविधान निर्माता थे, उन लोगों ने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। और जब 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया मेरे प्यारे दोस्त, तो उन्होंने पाया कि कुछ ना कुछ हमें कई सारे कंट्रीज से या कई देशों से कुछ
संवैधानिक तथ्य या शब्दावली को भारतीय संविधान में शामिल करना चाहिए। तब जाकर के संविधान में कई देशों से, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे रशिया हो, चाहे जापान हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, कई ये वो देश हैं जिन देशों से हमने अपने संविधान में कई सारी बातों को लिया और अपने संविधान सभा के द्वारा बनाए गए संविधान में उनको स्थान प्रदान किया, संविधान में स्थान प्रदान किया। अब बात आती है कि सर ये बताइए कौन कौन सी बातें हैं, बातें भी बताएंगे और कौन कौन से देश हैं वो भी बताएंगे। उन देशों को याद करने के लिए मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को मैं एक छोटा सा शॉर्टकट बता देता हूं, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, जिससे आप आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे। जैसे मैं बात करूं यहां पर ट्रिक कि कौन से देशों से क्या क्या हमने लिया है, उस पर भी चर्चा, और कौन से देश से संविधान में क्या लिया गया है। तो एक ट्रिक है छोटी सी, अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा। ये वो ट्रिक है मेरे प्यारे साथी, ठीक है। ये वो ट्रिक है जिसके माध्यम से आपको पता चलेंगे किस किस देश से हमने अपने भारतीय संविधान में क्या क्या रखा है या क्या क्या लिया है उसके बारे में। क्लियर। वहीं अगर हम बात करें इस आ का मतलब क्या है, तो इस आ का मतलब है अमेरिका। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इस का मतलब क्या है, तो याद रखिएगा कनाडा। इस बा से मेरे दोस्त ब्रिटेन, क्या है, ब्रिटेन। और इस रा से अगर मैं बात करूं तो रूस, या इसी को हम और आप रशिया के नाम से जानते हैं। यहां अगर मैं बात करूं इस आ का मतलब है आयरलैंड, इस जा का मतलब है जर्मनी, इस फिर का मतलब है फ्रांस, इस दक्षिण अफ्रीका का मतलब साउथ अफ्रीका है, इस आ का मतलब ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और इस जा का मतलब जापान है। ये वो कंट्रीज हैं जिनसे हमने अपने संविधान में कुछ ना कुछ लिया है, कुछ ना कुछ लिया है। चाहे वो मेरे दोस्त अमेरिका की बात करूं मैं,
चाहे वो मैं कनाडा की बात करूं, मैं रशिया या रूस की बात करूं जिसे पहले यूएसएसआर भी बोलते थे या सोवियत संघ भी कहा गया है, ब्रिटेन की बात करूं, जर्मनी, आयरलैंड, है ना, इन सब की बात करूं, ये वो देश हैं जिनसे संविधान में हमने कई सारी शब्दावली को रखा है। किस देश की या किस देश के संविधान से हमने किस संवैधानिक तथ्य को या किस संवैधानिक बात को रखा है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करने चल रहे हैं। एक एक करके चर्चा करेंगे। ये ट्रिक जरूर नोट कर लीजिएगा बाबू लोग, जितने प्यारे साथी हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। राइट, चलो आ जाओ आगे। आगे आप देख पाएंगे जितने भी प्यारे दोस्त हैं, जितने भी प्यारे साथी हैं यहाँ पर, कि हमने अमेरिका या यूएसए, एक ही बात है, अमेरिका या यूएसए से क्या क्या लिया है। ये वो फंक्शंस हैं, ये वो शब्दावलियाँ हैं या ये वो तथ्य हैं जिनको हमने यूएसए के संविधान से अपने संविधान में रखा है। सबसे पहला प्रियम्बल, जिसे हम भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे? भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा गया है, या दूसरा शब्द दिया गया है कुंजी, याद रखिएगा। फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों की बात करें, जिसे आप सभी बच्चों ने भारतीय संविधान के भाग 3 में, और अगर वहीं मैं अनुच्छेद की बात करूं तो 12 से लेकर के 35 में पढ़ा होगा। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, स्वतंत्र न्यायपालिका, जो जुडिशरी है वो हमारी स्वतंत्र है। मतलब न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है। वो चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट की बात करें, वो चाहे हम हाई कोर्ट की बात करें, या हम वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें, वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें, ये सारे के सारे कैसे हैं? तो इस बात को याद रखिएगा, कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। वहीं अगर मैं बात करूं न्यायिक समीक्षा की, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हैं, जिसकी पावर सुप्रीम कोर्ट को भी है और हाई कोर्ट को भी दी गई है। वहीं अगर मैं बात करता हूं राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है मेरे प्यारे साथियों, वो महाभियोग के नाम से जानी जाती है। मतलब कहने का ये हुआ कि राष्ट्रपति पर लगने वाला जो इम्पीचमेंट है वो भी हमने कहाँ से लिया है? तो आप कहोगे यूएसए से लिया है, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 61 में रखा गया है। अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने का जो प्रोसेस है, रिमूवल ऑफ जजेस है, उसे भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपतियों के कार्य की बात करूं अगर मैं, तो उसे भी हमने कहाँ से लिया है? तो यूएसए से लिया है। इस बात को याद रखें। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे जितने भी साथी हैं, ये है मेरे प्यारे दोस्त कनाडा। कनाडा से हमने अपने संविधान में क्या क्या लिया है, कुछ फैक्ट हैं, उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। संघीय प्रणाली, जो फेडरल सिस्टम है, जिसमें हमेशा आपने देखा होगा, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है या राज्य सरकार, तो आप कहेंगे कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी ज़्यादा पावरफुल है एज़ कंपेयर टू राज्य सरकार। नेक्स्ट है केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशेष शक्तियां, जिन्हें हम रेजिड्यूरी पावर कहते हैं, जो सेंटर के पास है, या कई स्थानों पर आप इसे रेजिड्यूअल पावर के नाम से भी देख पाएंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, राज्य में जो राज्यपालों की नियुक्ति होती है, आप सभी प्यारे जानते हैं राज्यपालों की जो नियुक्ति होती है वो करता तो भारत का राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति को इस बात का सुझाव कौन देता है, एडवाइस कौन देता है, आपको ये भी पता है। एडवाइस दी जाती है भारत के प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के द्वारा। किसके द्वारा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्यों बनाई गई है, क्या कारण है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाई ही इसलिए गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करेगी, सहयोग करेगी, उन्हें सुझाव देगी। तो जब किसी बॉडी को बनाया ही गया है सुझाव के लिए, तो देगी ही देगी। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार है। और आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद नंबर भारतीय संविधान के अनुसार 143 के अंतर्गत अगर मैं बात करूं,
143 में अगर मैं बात करूं तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति तक को सलाह देता है, और अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? कंसल्ट कर सकता है, सलाह ले सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति माने या ना माने ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस बात को भी याद रखें। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम और आप ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। ब्रिटेन से हमने अपने संविधान में बहुत सारी चीज़ें ली हैं। कारण है उसका, अंग्रेज भारत में लगभग 347 वर्षों तक रहे। थोड़ा बहुत शासन नहीं किया उन्होंने, क्योंकि आए कब थे? 1600 में आ गए थे। दे केम टू इंडिया इन 1600। और गए कब? तो आपको पता है 1947 में तो आज़ाद हुए थे। उनको जाते जाते तो 1950 हो गया था। बोलो यस और नो। अब अगर हम बात करें, यहाँ से हमने सबसे पहला एक लिया है राष्ट्रपति का पद, जिसे हम क्या कहते हैं? नाम मात्र का प्रमुख है, नॉमिनल हेड होता है। वास्तविक प्रमुख जो है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, जो कि हमने ऑलरेडी कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से ही लिया है। भारत के प्रधानमंत्री का पद, यही वो व्यक्ति है जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है ऑफ द यूनियन। ऑफ द यूनियन मतलब कहने का संघ का। वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। ये जो है ये एग्जीक्यूटिव हेड हैं, लेकिन वास्तविक नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट हमने यहाँ से लिया है। सरकार की जो संसदीय प्रक्रिया है, प्रणाली है, उसे लिया है। यहाँ पर हमने कैबिनेट, मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली ली है, कैबिनेट सिस्टम लिया है। द्विसदनीय संसद, बाय कैमरल पार्लियामेंट। बाय कैमरल पार्लियामेंट का मतलब होता है जहाँ 2 सदन हो, और हमारी पार्लियामेंट में आपको 2 सदन देखने को मिलेंगे। एक राज्यसभा देखने को मिलेगा और दूसरा लोकसभा देखने को मिलेगा। लोकसभा देखने को मिलेगा। राज्यसभा का मतलब आप जानते हैं, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है। ये क्या है दोस्त? ये अपर हाउस है जिसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। और दूसरे की अगर मैं वहीं बात करूं, लोकसभा, अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये लोअर हाउस है। किसका? लोअर हाउस, ठीक है, ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर? नेक्स्ट आप देख रहे होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद की बातें अगर मैं करूं, उसे भी हमने कहाँ से लिया है? तो आप कहोगे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो ब्रिटेन से हमने ली हैं या यूके से ली हैं। वॉट एवर यू राइट और वॉट एवर यू राइट, यूके और ब्रिटेन, ठीक है। जैसे हमने लेजिस्लेशन, विधान मंडल को लिया है। नागरिकता में हम लोग यहाँ पर जो सिंगल सिटीजनशिप के प्रोविजंस हैं, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है, जो भारतीय संविधान के भाग 2 में और आर्टिकल नंबर 5 से 11 में बताया गया है। साथ ही साथ पे यहाँ पर एक सिटीजनशिप, भारत में क्या है? सिटीजनशिप एक्ट है जो 1955 का है। इस बात को भी ध्यान रखिए। रिट्स को भी हमने लिया है, जो कि भारत में 5 प्रकार की हैं। अगर हम बात करें, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट जारी करता है। अगर वहीं मैं बात करूं रूल ऑफ लॉ की, किसकी बात करूं? रूल ऑफ लॉ की अगर मैं बात करता हूं, तो याद रखिए रूल ऑफ लॉ जो है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, रूल ऑफ लॉ की अगर मैं बात करूं, इसे भी हमने ब्रिटेन से लिया है। तो ये सारी चीज़ें, लोकसभा में स्पीकर का प्रोविज़न होगा, डिप्टी स्पीकर होगा। ये बात भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 93 कहता है। क्लियर? तो ये वो सारे फैक्ट्स हैं जो हमने, या ये वो सारे तथ्य हैं, या ये वो सारे टर्मिनोलॉजी हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं या लॉजी हैं, जिनको हम कहीं ना कहीं विभिन्न डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट
देख पा रहे होंगे आप लोग, कंट्रीज से अपनी संविधान में हमने क्या किया है, जोड़ा है या ऐड किया है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देख पाएंगे रशिया, जी हाँ, रूस से हमने क्या लिया है, ये जो रशिया है इसी को पहले हम लोग USSR कहते थे, या हिंदी में इसे पूर्व सोवियत संघ कहते थे। क्या कहते थे, पूर्व सोवियत संघ कहते थे, याद रखिएगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हो रही है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं इसे हमने भारतीय संविधान के भाग नंबर 4A में रखा है। वहीं अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो 51A में इसे रखा गया है। किस में रखा गया है, 51A में इसे रखा गया है, इस बात को याद रखिएगा। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनको हमने अपने संविधान में बाद में ऐड किया है, इस बात को भी याद रखें। संविधान में बाद में जोड़ा गया है, जोड़ा गया है, ठीक है, क्योंकि ये मूल संविधान में नहीं थी। अब अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने कुछ और भी बातें ली हैं जो कि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही हम इंस्पायर हैं। जो आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस है, जो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात बोली गई है, इस बात को भी हमने रूस से ही लिया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार बच चुका है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है, कि हमने अपने प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जस्टिस की बात की है, या यू कैन से न्याय की बात की है, उसके विचार की बात की है, वो कहाँ से लिया गया है, तो आप कहेंगे रसिया से। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने यहाँ पे प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, जी हाँ, हमने आपको बताया संविधान में जब हम कुछ ऐड करते हैं या जोड़ते हैं, या संविधान में कुछ हम हटाते हैं या घटाते हैं, ऐसी स्थिति में हमें अमेंडमेंट या संशोधन करना पड़ता है अपने भारतीय संविधान में, जिसकी प्रक्रिया को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में रखा गया है। वहीं अगर मैं भाग की बात करता हूं तो भाग नंबर 20 में इसे बताया गया है, जो कि हमने कहां से लिया है, तो आप कहोगे दक्षिण अफ्रीका से लिया है। कहां से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें तो इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स की बात हो रही है, राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव है उसकी बात हो रही है। राज्यसभा सदस्यों के चुनाव की अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा को बताया गया है। इसमें जो चुनाव प्रक्रिया है वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के अंतर्गत होती है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के अंतर्गत चुनाव किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम या आप, हम सभी के द्वारा मतदान नहीं होता है। यहाँ पर जो भी मतदान होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी इलेक्शन होता है मेरे प्यारे साथियों, जो वोटिंग होती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के माध्यम से होती है, इनडायरेक्टली की जाती है, इस बात को याद रखिएगा। किसके द्वारा की जाती है, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, इलेक्शन सिस्टम के द्वारा इसे डील किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर हम एकल संक्रमणीय गुप्त अनुपातिक मतदान प्रणाली का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। क्या कहते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहा जाता है, वोटिंग सिस्टम कहा जाता है। क्या कहते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे हमने जर्मनी से भी कुछ बातों को लिया है। जर्मनी मतलब आप जानते हैं हिटलर, आप याद रखें, और जब हिटलर याद रखेंगे, जब हिटलर को याद रखेंगे तो आपको तुरंत याद आएगा आपातकाल, क्योंकि हिटलर का मतलब ही था इमरजेंसी। बोलो यस और नो। और भारतीय संविधान में दो बातें हैं जो जर्मनी से हमने यहाँ पर रखी हैं।
पहली इमरजेंसी प्रोविज़न, आपातकालीन प्रावधान। तो आपातकालीन प्रावधान के समय जो पावर इंजॉय करता है वो केंद्र करता है या यूनियन करता है, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान बनता है, जिसमें सबसे पहले आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 356 में स्टेट इमरजेंसी, यू कैन से प्रेसिडेंशियल रूल और यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, एंड लास्ट विल बी 360। अगर मैं 360 की बात करूं, ये है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी वो इमरजेंसी है जो आज तक कभी इम्पोज नहीं हुई। तो ये इमरजेंसी आज तक 3 टाइम्स इम्पोज हो चुकी है, 3 बार लागू हो चुकी है। इस बात को याद रखिएगा। 1962, 71 और 75। 1962, 71 और 75, ये वो 3 समय है। राष्ट्रपति शासन तो मान लो आप जानते ही हो, पता नहीं कितने राज्यों में लग चुका है ना, बोलो। और ये इसकी अवधि जो होती है सामान्य रूप से शुरुआती अवधि इसकी 6 माह की होती है। ये इमरजेंसी जो है, जिसे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, ये आज तक कभी इम्पोज नहीं हुई है और आप भी चाहेंगे कि कभी इम्पोज ना हो या लागू ना हो। इसका कारण है क्योंकि ये जब लागू होगी तो एक ही कंडीशन होगी जब ये लागू होगी, दैट विल बी द टाइम ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। कौन सा इन्फ्लेशन? हाइपर इन्फ्लेशन। ये वो समय होगा। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रा की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। हो सकता है कि आप 5,000 के नोट पे रख करके गोलगप्पे खा रहे हो। दैट वाज द सिनेरियो। मतलब जो वैल्यू होती है ना मनी की, वैल्यू ऑफ मनी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पता चला एक टॉफ़ी लेने गए तो 1.25 लाख रुपए की टॉफ़ी, चॉकलेट लेने गए तो 10 लाख रुपए की चॉकलेट, खाना खाने गए तो पता चला आप समझदार हैं फिर 1 करोड़ रुपए लेके जा रहे हैं। क्यों? शाही पनीर खाना है, कुलचा खाना है। समझ रहे हैं। तो दैट वाज द सिनेरियो। तो इमरजेंसी जो हमने ली है वो कहाँ से ली है? जर्मनी से। हालांकि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी की जो बात आती है कि आपातकाल के दौरान कौन से वो मौलिक अधिकार हैं जो सस्पेंड हो जाते हैं या निलंबित किए जा सकते हैं, तो याद रखिएगा सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स में सिर्फ 2 ऐसे मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 और 21, 2 ऐसे संविधान में अनुच्छेद हैं जो किसी भी तरीके के, या 2 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो किसी भी तरीके के इमरजेंसी या आपातकाल के दौरान सस्पेंड नहीं होते हैं। इस बात को साथियों याद रखिएगा, ठीक है, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 है और 21 है। अपराध सिद्ध होने के संदर्भ में संरक्षण की बात करता है 20 नंबर, और अनुच्छेद 21 कहता है जीवन जीने का अधिकार, या कहता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। तो कहीं ना कहीं ये बेहतर है। ये 2 ऐसे अधिकार हैं जो कभी समाप्त नहीं होते। जापान से हमने क्या लिया है? अक्सर आप लोग एक फॉर्म जब भरते हैं किसी भी नौकरी का, यू कैन से जब गवर्नमेंट जॉब आती है, तो उसमें लिखा रहता है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, फिर बगल में लिखा होता है विधि द्वारा स्थापित। ये देखो क्या लिखा है। जापान से जो हमने प्रक्रिया ली है वो यही है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब अगर कोई भी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, यूनिवर्सिटी बनाया गया है, तो उसके कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे, वो यूजीसी से अप्रूव्ड होगा, उसके पास नेक का सर्टिफिकेट होगा, उसके पास ग्रेड होगा नेक का, है ना। तो कई सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं कानून के जिसके द्वारा किसी चीज़ को स्थापित किया जाता है। तो जो विधि द्वारा स्थापित कानून है, प्रक्रिया है, उसकी बात कहाँ से की गई है साथियों? तो याद रखिएगा जापान से की गई है। कहाँ से की गई दोस्तों? जापान से की गई है। इस बात को ध्यान रखें। अब हमने आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है उसके ऊपर भी हम प्रकाश डालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया से सबसे पहली बात अगर मैं करूं आप सभी प्यारे साथियों से, तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने जो कॉन्करेंट लिस्ट की प्रोविजंस को लिया है बहुत बहुत फेमस है।
दूसरा एक शब्द फेमस है यहाँ पर जो प्रियम्बल है हमारा, प्रियम्बल तो हमने यूएसए से लिया है, लेकिन जो प्रियम्बल की भाषा है, यू कैन से जो लैंग्वेज है प्रियम्बल की, उसकी अगर मैं बात करता हूँ, किसकी बात करूँ मैं, प्रियम्बल की लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, उसे हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया है। क्लियर। नेक्स्ट बात आती है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जो आप सहकारी संघवाद देखते हैं, जो सहकारी समितियां देखते हैं, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। अंतर्राज्यीय व्यापार, हम अक्सर कहते हैं कि अभी पूरा हिंदुस्तान लीची खा रहा है, तो कहाँ की लीची खा रहा होगा, अधिकांश लीची खा रहा होगा, मेजॉरिटी लीची खा रहा होगा बिहार की। इस बात को याद रखिएगा। अगर मैं हिंदुस्तान में बात करूं, सब अगर लीची खा रहे हैं इस टाइम पर, तो आप यकीन मानिए मेरे प्यारे दोस्त कि हिंदुस्तान के मोर देन 75% हिस्से में बिहार की लीची जाती है। तो ये क्या है, अगर लीची खा रहा है तो अंतर्राज्यीय व्यापार हो गया, उसकी स्वतंत्रता हो गई, व्यापार और वाणिज्य है, ट्रेड और कॉमर्स की बात की गई है। और इसी में यहाँ एक शब्द जोड़ा गया है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, संसद के संयुक्त बैठक की बात बोली गई है। या मैं ऐसे कह लूँ, संसद में हमारे 2 सदन हैं, एक लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है। इन दोनों की एक साथ बैठक, जिसे हम संयुक्त बैठक कहते हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत होती है। ठीक है। और ये कहाँ से हमने ली है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। तो एक बात और याद रखिएगा दोस्त, वो क्या है कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट क्यों होगी। मैं आपसे पूछूं, आपके घर में जो लोग हैं वो रोज सब लोग एक साथ नहीं बैठते, बुआ, फूफा, दादा, दादी, मौसी, मौसा, मामा, मामी, है ना, पिताजी, माताजी, ताऊ, ताई, चाचा, चाची, सब इकट्ठे, पता चला संयुक्त अधिवेशन है घर में। किस बात का, किस बात का हो सकता है, अब ये अलग अलग डिपेंड करता है, हो सकता है तुम्हारे अच्छे के लिए भी हो, और हो सकता है कि अब बुरे के लिए तो नहीं ही होगा, अच्छे के लिए ही होगा, है ना। तो कई बार होता है कि नहीं, कई बार प्रेशर रहता है कि भाई तुम विवाह कर लो, तो अब पता चला तुम गुस्सा बैठे हो, खाना नहीं खाए 5 दिन से, पता चला बुआ आ गई, फूफो आ गए, हैं, पता चला दादा दादी भी नाराज कि हम पता नहीं कब हमारा टिकट कट जाए, तुम यार विवाह कर लो तो बहू देख लेंगे, हैं। और तुम कह रहे हो कि सर हमारी तो नौकरी ही नहीं लगी है, और बिना नौकरी कैसे काम चलेगा गुरुजी, हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो तुम्हारा भी अपना कहना उचित है, लेकिन जब पार्लियामेंट लग रही है तो समझ रहे हो कि कुछ ना कुछ खास होने वाला है। तो ठीक उसी तरीके से जब लोकसभा कोई बिल भेजती है पास करके राज्यसभा को, और राज्यसभा कुछ लंबे समय तक उसके ऊपर कोई जवाब ही नहीं देती, ना हाँ कहती है, ना पास करती है, ना कहती है, ना ही उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया करती है, लेकिन लोकसभा को लगता है कि ये बिल तो आना ही चाहिए पास होकर के, कैसे नहीं आएगा, तो फिर वो राष्ट्रपति को सुझाव देगी। कौन देगी, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के काम करिए, ज्वाइंट सिटिंग बुलाइए, क्या करिए, एक काम करिए, ज्वाइंट सिटिंग बुलाइए। जैसे ही ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी उसमें डिसीजन होगा क्यों नहीं पास किया, क्या समस्याएं थी, क्या आपको नेगोशिएशंस करने थे, क्या इस बिल में कम है, क्या ज़्यादा है, बताइए, उसके ऊपर चर्चा होगी। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं प्यारे साथियों, आयरलैंड से हमने अपने संविधान में किन बातों को या किन फैक्ट्स को रखा है, या किन तथ्यों को रखा है जो आयरलैंड से है। यहाँ से बड़ी बार सवाल आया है कि डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में, और अनुच्छेद की अगर मैं बात करूँ 36 से लेकर के 51 में इसे बताया गया है। वहीं दूसरा शब्द है राष्ट्रपति का चुनाव। अगर मैं राष्ट्रपति के चुनाव की बात करता हूँ तो भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 54 एंड 55 जो हैं, ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड इलेक्शन को बताते हैं, इलेक्शन के बारे में डिफाइन करते हैं।
यहाँ पर अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात की जाए तो इनका भी जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है, ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखें। नेक्स्ट आप देख रहे हैं राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। आप जानते हैं राज्यसभा में मैक्सिमम जो मेंबर हो सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, सदस्य जो हो सकते हैं, अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं, मैक्सिमम मेंबर्स वो 250 हो सकते हैं, लेकिन हैं कितने? 245। इनमें 12 सदस्य ऐसे होते हैं, 12 मेंबर ऐसे होते हैं जिन्हें मनोनीत किया जाता है, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। दे बिलोंग्स टू स्पेशल फील्ड, आर्ट से हो सकते हैं, वो लिटरेचर साहित्य से हो सकते हैं, वो बेसिकली रिलेटेड टू साइंस से हो सकते हैं, या फिर मेरे प्यारे दोस्त सामाजिक कार्यकर्ता सोशल वर्कर भी हो सकते हैं। इस बात को याद रखें, कार्यकर्ता या फिर सोशल वर्कर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सोशल वर्कर भी हो सकते हैं। इस बात को याद रखिए। उम्मीद है इतनी बात क्लियर हो गई होगी। फ्रांस से हमने 2 चीज़ें ली हैं, एक है गणतंत्रात्मक शासन जिसे रिपब्लिक कहते हैं, और दूसरा है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन प्रियम्बल। प्रस्तावना में लिबर्टी की बात है, प्रस्तावना में इक्वलिटी की बातें हैं, और प्रस्तावना में फ्रेटर्निटी की बातें हैं। इस बात को याद रखिएगा। इन 3 शब्दों को भी रखा गया है जो प्रियम्बल में एग्जिस्ट करते हैं, और ये तीनों शब्द जो इंस्पायर हैं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हैं। कई बार क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 3 वर्ड्स विच एग्जिस्ट इन प्रियम्बल इज इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन। निम्नलिखित में से वह कौन से 3 शब्द हैं जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में हैं, जो फ्रेंच या फ्रांस की क्रांति से कैसे हैं? प्रभावित हैं। तो आप क्या बोलोगे? 3, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट आइए। और एक ये अंतिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जो बिल्कुल डिफरेंट है, ये कोई देश का नहीं है, भारत में ही बना था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसी को हम और आप भारत सरकार अधिनियम 1935 कहते हैं। इसका जिक्र क्यों किया गया है यहाँ पर? कारण है। कहते हैं, माना जाता है वर्तमान का जो संविधान है मेरे प्यारे दोस्तों, उसका मोर देन 75% हिस्सा, या कई स्थानों पर ऐसा भी देखने को मिला है मोर देन 70% हिस्सा जो है, ठीक है, वो 75 भी हो सकता है, 76 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है ना। तो एक मेजर हिस्सा भी आप बोल सकते हैं इस बात को, ठीक है। इस बात को आप क्या बोलोगे? मेजर हिस्सा। मेजर हिस्सा मतलब आप ऐसे समझ लीजिए 2/3 से ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, किससे ज़्यादा दोस्त? 2/3 से ज़्यादा जो हिस्सा है वो 2/3 से ज़्यादा जो हिस्सा है वो इसी एक्ट का है वर्तमान संविधान में। क्या क्या हमने लिया है? फेडरल स्कीम्स लिए हैं, जो योजनाएं होती हैं। संघ सरकार या केंद्र सरकार हर वर्ष वेलफेयर के पर्पस से ढेर सारी योजनाएं बजट के माध्यम से आप सभी देश के नागरिकों के लिए लेकर के आता है। बोलो हाँ या ना। वहीं अगर मैं बात करूं रोल ऑफ फेडरल जुडिशरी की बात की गई है, यहाँ पे राज्यपाल के कार्यालय की बात की गई है, इमरजेंसी प्रोविज़न की बात की गई है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि स्टेट में होते हैं, ईच एंड एवरी स्टेट, ईच एंड एवरी state have the public service commission, public service commission। भारत का हर राज्य जो है उसमें क्या है? पब्लिक सर्विस कमीशन विद्यमान है। हालांकि कुछ ऐसे भी राज्य हो सकते हैं जहां पर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो।
क्या हो, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो। क्लियर। ये है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, जिसे हम प्रशासनिक विवरण के नाम से जानते हैं। किस नाम से? प्रशासनिक विवरण के नाम से जानते हैं। तो ये वो आपके कंट्रीज़ थे जिनसे हमने अपने संविधान में ढेर सारी बातें ली, और साथ ही साथ में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भी डिस्कस किया। उम्मीद है, आशा है आप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी बेहतर। तो मुलाकात करते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे साथियों का। थैंक यू सो मच। जय हिंद।